आज हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन दोनों का पार्ट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन द टू लाइन। एक छोटी सी बात को ध्यान से इधर समझना, ध्यान देखना। कर लिया हमने ये काम, हमने आर वेक्टर कैलकुलेट किया था, तो जो आर कैप आया था वो किस फॉर्म में आया था, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप आया था। जो वेक्टर आर है हमारा वो कौन है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, एक्स कौन है, एल इंटू आर, वाई कौन होता है, एम इंटू आर, जेड कौन होता है, एन इंटू आर। मैंने क्या बताया था आपको कल की वीडियो में, देखना। ए होता है के इंटू एल, बी होता है के इंटू एम और सी होता है के इंटू एन। मतलब किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को अगर आप किसी फिक्स स्केलर के से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द डायरेक्शन रेशियोज, मतलब सेट ऑफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी। तो देखो आप, अगर वेक्टर आर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है, एक्स एल आर है, वाई एम आर है, जेड एन आर है, तो जहां एल एम और एन तीनों एक फिक्स नंबर आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसी लाइन के एलिमेंट जब किसी फिक्स नंबर आर से मल्टीप्लाई होंगे तो वो आपके पास जो तीन नंबर का सेट है वो क्या कहलाएगा, उस लाइन का या उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो एक्स वाई जेड हैं वेक्टर आर के अंदर, ये इस वेक्टर के या इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब आपने दो बातें समझनी है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, जैसे मैं ए कैप लिखता हूं, वो तो होगा एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में। अगर वेक्टर लिखूंगा मैं तो वो होगा डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में, ए वन आई कैप बी वन जे कैप और सी वन के कैप, मतलब ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। अगर मैं यहाँ कैपिटल ए कैप लिखता हूं, यहाँ कैपिटल वेक्टर ए लिखता हूं, ठीक है, तो कोई वेक्टर जो होता है बेटा, उसके कंपोनेंट तो डायरेक्शन रेशियोज बताते हैं उस वेक्टर के या उस वेक्टर वाली सपोर्ट लाइन के, और एक यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं। अगर ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, तो इसकी सपोर्ट एक लाइन है L1, ठीक है, तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट है ए आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट, इस वेक्टर के कंपोनेंट इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कह लो या इस L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियो कह लो। तो ये जो ए बी सी है, इस वेक्टर ए के कंपोनेंट, ये इस लाइन के क्या है, डायरेक्शन रेशियो, और इस वेक्टर के भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब आपने ये बात अपने दिमाग में बैठानी है कि 3D के अंदर क्या होगा, 3D के अंदर किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, किसके, उस वेक्टर के कहो चाहे उस वेक्टर की सपोर्ट वाली लाइन के कहो, और एक यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट है 3D में वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, किसके, उस वेक्टर के कहो चाहे उस वेक्टर की सपोर्ट वाली लाइन के कहो। ये बातें क्लियर रखना। तो एक पॉइंट है ये कि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट उस यूनिट वेक्टर या उस यूनिट वेक्टर वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और वेक्टर के कंपोनेंट उस वेक्टर के या उस वेक्टर की सपोर्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इसका मतलब यूनिट वेक्टर किस फॉर्म में होता है, डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में, और वेक्टर किस फॉर्म में होता है, डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट उस यूनिट वेक्टर वाली लाइन या उस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, और वेक्टर के कंपोनेंट उस वेक्टर के या उस वेक्टर की सपोर्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब देखिएगा, हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर मैं इस वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कैलकुलेट करता हूं थीटा, तो ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, ठीक है, यही बेटा इस वेक्टर की सपोर्ट वाली लाइन L1 और इस वेक्टर की सपोर्ट वाली लाइन L2 के बीच का एंगल है। तो अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल पता चल जाता है तो हमें क्या पता चल जाता है, दो लाइन के बीच का एंगल। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल के कॉन्सेप्ट से हम दोनों लाइन के बीच का एंगल पढ़ पाएंगे। कैसे, इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कैलकुलेट करने के लिए, एंगल मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं इन दोनों वेक्टर के बीच वाले एंगल के बीच वाले एंगल का कोस कैलकुलेट करूंगा। वो क्या होगा, पहला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सेकंड वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए लिख लेता हूं मैं a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में होंगे ना वेक्टर के कंपोनेंट। a2 वेक्टर लिख लेता हूं a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये वेक्टर a2 है, b है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर।
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ से अगर cos थीटा कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है बेटा, a1 a2 डॉट प्रोडक्ट कर लो, b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये दो वेक्टर के बीच के एंगल का कोस है। अब यही क्या बताएगा, इन दोनों वेक्टर की सपोर्ट वाली लाइन के बीच के एंगल का कोस। तो अगर दो वेक्टर के बीच के एंगल का ये कोस है तो यही इन दोनों वेक्टर की सपोर्ट वाली लाइन के बीच के एंगल का कोस है। तो दो इस वेक्टर के कंपोनेंट इसके डायरेक्शन रेशियोज कह लो, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कह लो a1 b1 c1। इस वेक्टर के कंपोनेंट से इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कह लो, तो इस L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो कह लो, जिसकी दो इसकी सपोर्ट है। समझ आ गई? तो इन दोनों लाइन के बीच के एंगल कैलकुलेट करना है। तो 3D में दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, मतलब उन दोनों लाइन के आपको क्या पता होने चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। तो दो लाइन के अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम उन दोनों लाइन के बीच के एंगल का कोस इस एक्सप्रेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये जो थीटा है दो लाइन के बीच का एंगल, ये क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये इधर आके 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इसका मतलब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 3D में दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, थीटा 90 होगा बीच का, तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी 3D में, तो दोनों लाइन के बीच के एंगल का दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। दूसरी चीज, अगर ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर का कंडीशन है, इफ वेक्टर L1 इज पैरेलल टू L2, अगर ये दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो इसका मतलब वेक्टर A वेक्टर B के क्या होगा, पैरेलल। इसका मतलब अगर वेक्टर A वेक्टर B के पैरेलल होगा तो बेटा वेक्टर B क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा टाइम्स वेक्टर A। तो वेक्टर B कौन है, A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप, यही तो है वेक्टर B। दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर A, A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1k कैप। पैरेलल की कंडीशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो A2 किसके इक्वल आएगा, लैम्डा A1, ठीक है। B2 किसके इक्वल आएगा, लैम्डा B1, और C2 किसके इक्वल आएगा, लैम्डा C1। इसका मतलब जो अगर आपकी दो लाइन पैरेलल होंगी तो दूसरी लाइन का पहला डायरेक्शन रेशियो पहली लाइन के पहले डायरेक्शन रेशियो का लैम्डा टाइम्स होगा, दूसरी लाइन का दूसरा डायरेक्शन रेशियो भी पहली लाइन के दूसरे डायरेक्शन रेशियो का लैम्डा टाइम्स होगा, और दूसरी लाइन का तीसरा डायरेक्शन रेशियो भी पहली लाइन के तीसरे डायरेक्शन रेशियो का लैम्डा टाइम्स होगा। इसका मतलब अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 क्या होंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो, लैम्डा A1 लैम्डा B1 एंड लैम्डा C1। तो अगर 3D में दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 क्या होंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ A1 B1 एंड लैम्डा टाइम्स ऑफ C1। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब A1 B1 C1 ही हो जाएंगे। कौन, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। क्यों, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी 3D में तो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो के क्या होते हैं, लैम्डा टाइम्स ही होते हैं। यही आया ना कि अगर दोनों लाइन पैरेलल L1 और L2 तो वेक्टर B लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A है। इसका मतलब A2 B2 C2 क्या है, लैम्डा A1 लैम्डा B1 लैम्डा C1। कौन है ये, A2 B2 C2। इसका मतलब अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है 3D में तो दूसरी लाइन के A2 B2 C2 पहली लाइन के A1 B1 C1 के क्या होंगे, लैम्डा टाइम्स होंगे। अगर लैम्डा की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो A2 B2 C2 मैं क्या लिख सकता हूं, A1 B1 C1 के बराबर लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो इसका मतलब 3D में अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं
तो दोनों में से एक के डायरेक्शन रेशियो भी अगर मैं जानता हूं तो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो वो यूज कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर a2 b2 c1 एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा, a1 b1 c1 के। तो आपने 2 पॉइंट यहां से 3 पॉइंट कैलकुलेट होते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो दोनों लाइन के बीच के एंगल का कोस कैलकुलेट करना होगा। इफ यू नो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ द लाइन देन यू कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू लाइन बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। पहला पॉइंट, दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होंगी तो दोनों में से एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो आप जानते हो तो दूसरी के डायरेक्शन रेशियो वही यूज कर सकते हो। दूसरी बात, अगर पैरेलल होंगी दो लाइन तो क्या होगा, इस a1 को अगर मैं इधर लाता हूं तो a2 बाई a1 भी लैम्डा आएगा, b2 बाई b1 भी लैम्डा के इक्वल आएगा और c2 बाई c1 भी क्या आएगा, लैम्डा के इक्वल। दो बातें हैं, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो दोनों के डायरेक्शन